की है। तो मैं यही कहूंगी और सभी लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि कोई मेन मीडिया तो आपको दिखाएगा ही नहीं, कोई मेन मीडिया नहीं दिखाएगा कि ईवीएम क्या खेला कर रही है। अभी हमने जंतर मंतर पे कल ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है, पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग, और हम दोबारा भी उसको एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्योंकि हम जो चोरी 20-25% की गेम ये ईवीएम से सेट करते हैं वो हम होने नहीं देंगे। 20-25% वोट खरीद लो पैसे के दम पे, 20-25% वोट ईवीएम से ले लो, बाकी जो इंडिपेंडेंट विधायक खड़े उनको खरीद लो या दूसरी पार्टियों के खरीद लो, सरकार बना लो साम दाम दंड भेद से। चुनाव आप सबके सामने दिल्ली के चुनाव सर पे हैं और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि दिल्ली की जनता होशियार रहे, दिल्ली की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको याद है कि पंजाब में, दिल्ली में भी हम बहुत अहम रोल पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पिटिशनर कोई और है। पंजाब में जो ये पिटिशन मैंने डाली है और इस पिटिशन पे काम करे, और उनके जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लीडर्स जो चुनाव में खड़े हुए थे, जो लड़े थे, जो लोगों के घर दरवाजे खटखटाए थे मांगने के लिए वोट, उन सबका एक काम है, अब आप सड़कों पे निकलो और जाके भाजपा को जीने मत दो, बीजेपी का दरवाजा खटखटाओ और उन्हें बोलो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाए। कायदे से भाजपा ने सरकार बनाई और बड़े बड़े वादे करके आई, तो वर्गीकरण का, उप वर्गीकरण का ही क्यों इतनी जल्दी उतावले थे सीएम साहब कि उन्होंने फैसला दे दिया कल से ही लागू होगा। अगर आपको लागू करना था, अगर आपको काम करना था जनता के हित के लिए, तो सबसे पहले आपका काम था ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करो। और जितने भी कच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, छोटे से बड़े लेवल तक लेके, चाहे वो 4th ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट क्लास लेवल पे कर रहे हैं, आप सबको परमानेंट कीजिए, पक्का कीजिए और ठेकेदारी प्रथा को खत्म कीजिए। मेरा सबसे पहला चिंता का विषय, और जिस तरीके से अभी हाल ही में हरियाणा के नतीजे आए और आपने देखा, जिस सरकार का इतना ज्यादा विरोध हुआ, बीजेपी का, जिस सरकार के खिलाफ लाखों कर्मचारी हरियाणा में सड़कों पे थे, जिस सरकार के खिलाफ बहुत सारे कर्मचारियों ने कितने कितने दिन के धरने दिए, कितने कितने दिन के जनसभाएं हुई, रैली निकली ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। हाँ, मैं देख पा रही हूँ साथियों आप सबको। सबसे पहले सबको जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर रितु सिंह आप सबके बीच में। हाँ, पहले आप सब जुड़ जाइए, और बहुत दिन के बाद आज आप सबके साथ लाइव जुड़ने का फेसबुक पे मुझे मौका मिला। बहुत दिन हो गए थे, बहुत सारे ऐसे तमाम मैसेजेस, कॉल्स कि आपसे बात करनी है, आपसे संपर्क कहाँ किया जा सकता है, किस तरीके से बात हो सकती है। हाल ही में हरियाणा चुनाव हुए, हरियाणा चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, मैसेजेस आए, कुछ नतीजे देख के दुखी थे, कुछ जो लग रहा था चुनाव में वो नहीं हुआ इसलिए दुखी थे, कुछ मूवमेंट किस तरफ जा रहा है इस चीज के सवाल जानना चाह रहे थे कि हो क्या रहा है। बहरहाल सभी को जय भीम, जय भीम। मैं पढ़ पा रही हूँ, एक सेकेंड जी। तो आपके अगर कोई सवाल भी हैं तो आप यहाँ पे सवाल छोड़ सकते हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो कुछ चीज़ों पे मुझे लगा है कि बहुत ज़रूरी है मुझे उन मुद्दों पे आपके साथ बात करना, तो मैं आज आपके साथ ये बात रखूंगी। और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, इस लाइव को शेयर कर दीजिए अपनी स्टोरी पे, या शेयर कर दीजिए अपनी फेसबुक से ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाएँ जी। मेरा सबसे पहला चिंता का विषय, और जिस तरीके से अभी हाल ही में हरियाणा के नतीजे आए और आपने देखा, जिस सरकार का इतना ज्यादा विरोध हुआ, बीजेपी का, जिस सरकार के खिलाफ लाखों कर्मचारी हरियाणा में सड़कों पे थे, जिस सरकार के खिलाफ बहुत सारे कर्मचारियों ने कितने कितने दिन के धरने दिए, कितने कितने दिन के जनसभाएं हुई, रैली निकली ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, लोग बाहर निकले, कर्मचारी परेशान थे इतने सालों से। खैर, ये सारा काम तो कांग्रेस ने शुरू किया था और जिसके ऊपर मोहर बीजेपी ने लगाई। तो इस तरीके से लोग बहुत परेशान थे और लोग चिंतित थे, और लोग एक उम्मीद कर रहे थे कि शायद सत्ता का परिवर्तन होगा, शायद सत्ता बदलेगी और कुछ हमारा हल होगा और हमें कुछ मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हुई, और ये सारी चीजें आपने देखा, जो नतीजे किस तरीके से ईवीएम का खेला हुआ, किस तरीके से ईवीएम हैक हो गया और रिजल्ट जो है आया, उससे फिर आप सबके सामने बीजेपी ऐसी जगह से दोबारा अपनी सरकार बना गई। साथियों, मैं कहती हूँ कि अब सरकार तो बन गई है, लेकिन मेरा अगर हम बात करें कि किस तरीके से
विपक्ष को या लोगों को, हम जैसे युवाओं को, पढ़ी लिखी जनता को अपने हक अधिकार समझ के किस तरीके से चलना चाहिए। तो मैं आप सबके बीच में ये बात रखना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं पहले तो शेयर करो इस लाइव को जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। हरियाणा के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और खासकर जो वहां पे अपने आप को, और विपक्ष की बड़ी पार्टी उमड़ के कांग्रेस पार्टी आई और इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं उन्होंने करके दिखाया कि पूरा जनसैलाब हमारे साथ है। अब आप लोगों का एक काम है, और बाकी पार्टी से भी, हम तो, हमारी पार्टी, हम लोग तो रात दिन अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सभी के लिए, जितने भी लोग हैं 92% लोगों के लिए उनके हक अधिकार दिन रात मांगते रहते हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूं कि अब बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली तो विपक्ष का क्या काम है? तो कांग्रेस पार्टी एक काम करे और उनके जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लीडर्स जो चुनाव में खड़े हुए थे, जो लड़े थे, जो लोगों के घर दरवाजे खटखटाए थे मांगने के लिए वोट, उन सबका एक काम है, अब आप सड़कों पे निकलो और जाके भाजपा को जीने मत दो। बीजेपी का दरवाजा खटखटाओ और उन्हें बोलो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाए। कायदे से भाजपा ने सरकार बनाई और बड़े बड़े वादे करके आई, तो वर्गीकरण का, उप वर्गीकरण का ही क्यों इतनी जल्दी उतावले थे सीएम साहब कि उन्होंने फैसला दे दिया कल से ही लागू होगा? अगर आपको लागू करना था, अगर आपको काम करना था जनता के हित के लिए, तो सबसे पहले आपका काम था ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करो। और जितने भी कच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, छोटे से बड़े लेवल तक लेके, चाहे वो 4th ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट क्लास लेवल पे कर रहे हैं, आप सबको परमानेंट कीजिए, पक्का कीजिए और ठेकेदारी प्रथा को खत्म कीजिए, बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए था ये। लेकिन चुस्त चालाक सरकार, वर्गीकरण के फैसले पे हामी बनने वाली, हाँ बोलने वाली, सीधे पता चलता है कि ये विभाजन की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना, लोगों को बांटना, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकी। लोगों को बांटना और लोगों को बरगलाना और ये दिखाना कि अब हमने तोड़ दिया, दो भाइयों को आपस में, भाई बहनों को आपस में तोड़ के, लड़ा के दिखा दिया कि हम तो एक भाई के बहुत ज्यादा बड़े हितैषी हैं। ये सब बकवास है। अगर ये हितैषी हैं तो इनका सबसे बड़ा हित इसी में होना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज गरीब तबके के, उस तबके के, भी आपने देखा हाल ही में दिल्ली में सरोजनी नगर में 2 सफाई कर्मचारियों की गैस की वजह से मौत हो गई। मैं तो कहती हूँ हत्या हो गई। मैं तो कहती हूँ सरकार, दिल्ली सरकार का कसूर है, और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस चीज में विफल रही है हमेशा से और जिम्मेदार है। और इस तरीके की चीजें, और मेरा मानना यही है कि अब आप हरियाणा की जनता, जितने आप जागरूक थे और जितने जनसैलाब आपका सड़कों पे उमड़ा और आप सबको लग रहा है कि हमारे साथ ठगी हुई है, आप सबसे पहले इस सरकार को कहिए कि हमारा, तुम लोगों ने ये तो कर दिया, लेकिन हम लोग चाहते हैं तुम इमीडिएट इफेक्ट से हम लोगों का सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा को खत्म करो, हम सबकी नौकरियां जो हैं उन्हें पक्का करो, बैकलॉग की भर्तियां जो हैं इतने सालों से पड़ी उन्हें पक्का करो, और ओल्ड पेंशन स्कीम को इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाए। नंबर 1। और ये सबसे बड़ा रोल इसमें विपक्ष की पार्टी का होना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी है। उतरो सड़कों पे, जो वादे करके अपने मैनिफेस्टो में लेके इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं करी थी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ वादे किए थे, उन सब चीजों को लेके उतरो और ये सारी चीजों की मांग करो सरकार से। तब हम समझेंगे कि तुम किसी और जगह सरकार बनाने लायक हो या सिर्फ खाली वादे ही करते हो। खैर, वो तो तमाम हम सोशल मीडिया पे वीडियोज देख रहे हैं कि जो एक माहौल बनाते हैं कि डरना नहीं है, वो खुद ही सबसे ज्यादा डरते हैं। और दूसरी चीज, दिल्ली के चुनाव, आप सबके सामने दिल्ली के चुनाव सर पे हैं, और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि दिल्ली की जनता होशियार रहे। दिल्ली की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको याद है कि पंजाब में, दिल्ली में भी हम बहुत अहम रोल पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पिटिशनर कोई और है। पंजाब में जो ये पिटीशन मैंने डाली है, और इस पिटीशन पे हरियाणा की जनता, अभी मैंने देखा अखबार में भी एक कटिंग निकली है। आपको पता है कि मैं पंजाब में SC/ST सब प्लान की पिटीशन डाली थी, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करती हैं बड़ी बड़ी पार्टीज। पहले तो 50 लोग ही जुड़े हैं, 1.5 लाख फॉलोअर्स, और 1.5 लाख लोगों में 50 लोग जुड़े हैं। पता है मुझे बहुत अच्छे से कि सरकार ने हमारी रीच कम की हुई है, लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे नहीं मैसेज, क्योंकि कोई मेन मीडिया तो है नहीं जिसके थ्रू हम अपनी बात कर सकते हैं, आप ही लोग हैं जिसके थ्रू बात पहुंच सकती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगी, लेकिन आप उसको, क्या हुआ, आ रहे, ओके, आप उसको आगे स्प्रेड कर दीजिए। तो मैं ये भी आपको दिखा दूंगी, ये मैं इस वीडियो जब खत्म करूंगी तो मैं ये डालूंगी भी स्क्रीनशॉट। अगर आप देख सकते हैं तो इसको जरूर देखिए ना, अगर आपको ये दिख सकता है। अगर फोकस
हो तो वैसे मैं पढ़ के बता देती हूँ कि SC सब प्लान क्या है। मैंने बहुत बारी बताया है, मेरे को अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या है मैडम। बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है। मैं कई बारी मीटिंग्स में जाती हूँ, कई बारी मेरी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और उनमें इतने सारे लोग बैठे होते हैं और तमाम बुद्धिजीवी लोग भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार का फर्ज होता है इस चीजों को लागू करना और हमें समझाना। जब मैं बोलती हूँ कि क्या आपको पता है SC सब प्लान किस चिड़िया का नाम है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं पता। ये वही चिड़िया का नाम है कि जिस हिसाब से जहां की आपकी जितनी जनसंख्या, जैसे मान्यवर साहब कांचीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर आज शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन दिल्ली में 17%, लगभग 17% है, और 17% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के हिसाब से SC सब प्लान ये कहता है कि जो बजट का 17% हिस्सा जो है वो सिर्फ उस पॉपुलेशन के लिए होगा, सिर्फ उन लोगों के लिए होगा। अब 17% बजट के हिस्से में पिछले 10 साल की बात नहीं करते, चलो 5 साल की बात कर लेते। 5 साल में 17% के हिसाब से मतलब 17% पैसा बजट का आपके वेलफेयर के लिए, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके भले के लिए खर्च होना चाहिए था बजट का। और आपके भले के लिए कितना पैसा खर्च किया? मात्र 4 से 6% के बीच में, 5% भी नहीं कह सकते उसे हम, मात्र 4 से 6% के बीच में पैसा खर्च किया। चलिए 5% ही कह लीजिए, तो मोटा मोटा हम बीच का वैल्यू ले लेते हैं। 5% बजट, 17% में से 5% बजट दिल्ली की जनता के ऊपर खर्च हुआ अभी तक का। हैरानगी करने वाली बात यह है, दिल दहलाने वाली बात यह है कि शर्म नहीं आती उन लोगों को। दोबारा सरकार बनाएंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पे मार्केटिंग करेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बड़ी बड़ी फोटोज उठा के सड़कों पे घूमेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान की किताबें लेके यात्राएं निकालेंगे, और दिल्ली सरकार जर्नल सीट पे शेड्यूल कास्ट समाज के कैंडिडेट को टिकट देगी और दिखाएगी कि देखिए हम कितने प्रोग्रेसिव हैं और हमारी विचारधारा, हमारी सोच कितनी बड़ी है कि हम एक जर्नल सीट पे SC कैंडिडेट को, बिकॉज ही इज केपेबल, नो डाउट, मे बी इज केपेबल, उसको लड़ा रहे हैं दिखाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के वो। और वहीं पे जो आपके बजट का पैसा है, ऊपर से तो दिखा दिया कि बड़ी बड़ी जो भाजपा करती है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे आपको बिठा देना और आपको बताना कि देखिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन आपका भला कहीं नहीं है। भला रिप्रेजेंटेशन से नहीं होगा, भला होगा कि आपके लोगों के लिए जो पॉलिसीज, जो फायदे, जो चीजें हैं, जो एक्ट्स हैं, उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करना जिससे आपका भला हो सके। बट आपका भला नहीं करना। इसलिए दिल्ली की जनता, दिल्ली में जो भी सरकारें बनेंगी, वो जो भी लोग लड़ेंगे, जो भी लोग उतर रहे हैं, सबसे पहला आपका फर्ज यही बनता है कि आप जाके इनका गिरेबान पकड़िए और उनसे सवाल कीजिए कि हमारा पैसा, हमारा बजट क्यों नहीं खर्च किया गया हम पे, क्यों सफाई कर्मचारियों के लिए ऐसी सुविधा नहीं बनी कि वो नंगे बदन अभी भी उसमें उतरे सिवर में और उनकी मौत हो गई और वो मर रहे हैं, और हमारे बजट का पैसा कौन डाका मार रहा है? 5% बजट और बाकी बजट कहां गया? किसने लूट डकैती की? किसने हमारा 12-12.5% बजट अभी भी मार के रखा? किसकी जेब में बजट? करोड़ों रुपए के हिसाब से हमारा पैसा, करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा हमारा मार के बैठी है सरकार। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उन पे लगाओगे हमारा पैसा। ये दिखाओगे कि सड़क बनाई है, सड़क पे शेड्यूल कास्ट भी चलेगा। वो SC सब प्लान ये कहता है कि जो हमारा पैसा 17% बजट का, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल होगा। उस पैसे को ना ही आप डाइवर्ट कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। अगर वो पैसा बच जाता है, 1 साल में उतना खर्च नहीं होता, तो वो आगे आने वाले साल का जो बजट है उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट ये सरकारें ऐसी रही हैं अभी तक। इससे पहले भी जब सरकारों का राज रहा है, इससे पहले कांग्रेस ऐसी बेईमानी करती आई थी। हमेशा से इनका ये चाल चलन रहा है। भाजपा तो उसका नेचर ही भ्रष्ट है, वो तो भ्रष्टाचार में सबसे टॉप पे है, लेकिन इनका नेचर ही ये रहा है कि हमें ठगो, हमें लड़ाओ। नौकरियां नहीं है, रिजर्वेशन का लोग गाना गाते जा रहे हैं, रिजर्वेशन, और उनको लग रहा है कि एक दूसरे को बांट के, इन दोनों को आपस में बांट के वोट तो ले लिया हमारा। नौकरी कहां से दोगे भाई? नौकरी तो है ही नहीं। तो जब नौकरी नहीं है तो रिजर्वेशन कहां जाके लोगे? प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं होता। ये बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थोड़ी है जो यूपी में आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये दिल्ली में इस छोटे मोदी की सरकार है, क्या नाम, अरविंद केजरीवाल की, तो ये तो आपको नहीं देंगे ना यहाँ पे रिजर्वेशन, और दिखा दिया। अब मैं दिल्ली की जनता से ये सवाल करती हूँ और आपके जहन में ये चीज डालना चाहती हूँ, और देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं एक जिम्मेदार नागरिक और आपके समाज की बच्ची होने के नाते आपको ये बात बोल रही हूँ कि प्लीज बेवकूफियाना हरकत ना करें। अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें अपने अंदर, अपनी सोचने की क्षमता, हर एक चीज को क्रिटिकल तरीके से समझें,
कि ऐसा क्यों, वाई दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी सो नाइस विद अस ऑल ऑफ सडन, कि हमें हमारे हक अधिकार, उसको हमारा इतना चिंता होगी कि वो ये कह रही है कि इसका हक ये खा गया, एक भाई दूसरे भाई का हक खा गया, उनका सब कुछ बन गया, इनका कुछ नहीं बना। अरे भाई, सब बकवास, ढोंग ढकोसला। खाया अगर किसी ने है तो वो सरकारों ने खाया है। खाया अगर हमारे बजट का पैसा किसी ने है, जो हमारे भाई अभी भी सिवर में जाके मर रहे हैं, तो इस सरकार ने हमारा पैसा खाया। अगर ये सरकार हमारा पैसा नहीं खाती, अगर ये सरकार 17% के 17% बजट इस इंप्लीमेंट करती, जिससे हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती, स्पेशल कैटेगरीज में स्कॉलरशिप देके उनको विदेश भेजा जाता, उनको आईएएस आईपीएस की जो कोचिंग्स जो आप लेते हैं आईएएस बनने के लिए वो फ्री दी जाती, आपके जो अनमैरिड विमेन्स हैं या जो विडो फीमेल्स हैं जो कुछ कर नहीं पा रही हैं, एजेड हैं, उनको लोन मिलते, उनको स्कॉलरशिप या लोन दिए जाते, फेलोशिप दिए जाती आगे बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए। ऐसी ऐसी सुविधाएं आपके वेलफेयर के लिए बनती कि आप काम कर सकते थे। बट ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और आपको दिखाएंगे सिर्फ तस्वीरें बेच के। मैं एक बहुत ही क्रिटिकल वे में आपके बीच में ये बात रख रही हूं। डॉक्टर अंबेडकर नेवर फॉट फॉर स्पेशली नेवर फॉट फॉर की मूर्ति पूजा, एंड you will never read anywhere the articles, you will never read in any way that Dr. Ambedkar had said कि हमें मूर्ति बचानी और सावित्रीबाई फूले की या महात्मा फूले की मूर्तियां लगा के हमें पूजा करनी और मूर्तियों के लिए हमें लड़ना है। नो, मतलब हमारी तो औकात ही नहीं हम उनके बारे में बात करें। उन्होंने पढ़ने के लिए कहा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकारें आएंगी, आपके वोट का गलत इस्तेमाल करके आपको ठगेंगी, आपके बीच में से ही लोग दलाल निकलेंगे, दे विल डिच यू। दिस इज व्हाट मान्यवर साहब कांचीराम हैज टोल्ड अस। उन्होंने भी कभी मूर्तियों के लिए लड़ाई नहीं करी। एंड व्हाट वी आर डूइंग, किसी ने बाबा साहब की फोटो उठाकर बड़े बड़े पोस्टर छपवा दिए तो हमने कहा हाँ कितना अच्छा इंसान है, देखो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगा के डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई है, बहुत अच्छा, अंबेडकरवादी। अंबेडकरवादी अंबेडकर को मानने से नहीं बनता, अंबेडकरवादी अंबेडकर की मानने से बनता है। अंबेडकरवादी अंबेडकर की फोटो पे फूल पुष्प चढ़ाने से नहीं बनता। अंबेडकरवादी तब बनता है जब अंबेडकर के अनुयायियों के साथ जो उनके लिए चीजें बनी हैं, जो अंबेडकर के बच्चे जिनके लिए वो लड़े थे, दिन रात अपना सरबंस कुर्बान कर दिया था, परवाह नहीं करी थी उनकी तकदीरें बदलने के लिए, उसमें सिर्फ दलित नहीं आते, उसमें हमारा मुस्लिम समाज भी आता है। क्योंकि मुस्लिम समाज का जो प्यार बाबा साहब के साथ रहा था शुरू से ही, जब कोई उनके पीछे नहीं खड़ा था तो मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा था। तो वो भी मिनोरिटीज, सिख मिनोरिटीज, मुस्लिम मिनोरिटीज, अदर क्रिश्चियन मिनोरिटीज, एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन 92% ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू टुडेज सेंसस। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इन फजूल की चीजों के पीछे से सिंबॉलिक जो ये जो लिज्म की लड़ाई होती है कि ठीक है हमारे लिए, देखिए हमारी पॉपुलेशन में से हमारे लिए राष्ट्रपति बना दिया, हमारे समाज के लोगों को वहां तक बिठा दिया, नहीं, हमें वो कुर्सी नहीं, वो कुर्सी हमारे किसी काम की नहीं है सोने की, जिसके नीचे कांटे ही कांटे हैं। हमारे लिए काम की चीजें हैं तो हमारे लिए वो काम की चीजें हैं जब हमारे लोगों को जो बाबा साहेब ने चीजें दी थी संविधान में लिख के, इंश्योर किया जाए कि उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो ग्राउंड पे। अगर वो पॉलिसीज, वो चीजें, वो एक्ट्स, वो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, व्हेन देयर आर नो जॉब्स फॉर यू, इट इज जस्ट, जिसे कहते हैं ना, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स जो सरकार कर रही है, प्रचार कर रही है आपके नाम पे, और हर सरकार ऐसा करती है। एंड में बिफोर कंक्लूडिंग इट, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि बार बार मैं यही कहूंगी कि अगर एक तबका, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको अपना भला चाहिए, अगर आप चाहते हैं, ये एक सेक्शन जिनके साथ सदियों से ठगी होती है, ये शोषण होता है, शोषित वर्ग को अगर अपना भला करना है, शोषित वर्ग को अगर अपना अच्छा चाहना और हिस्सेदारी चाहिए, तो शोषित वर्ग में से ही उनका नेता बनना चाहिए, उनका लीडर बनना चाहिए, उनकी सरकार बननी चाहिए, तब आपका भला हो सकता है। और क्योंकि दिल्ली के चुनाव है, मैं यहाँ पढ़ी हूं, मैंने यहाँ नौकरी करी है, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े मूवमेंट्स किए हैं, मैं सच और हक की लड़ाई में कभी भी चुप नहीं रहती हूँ और किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, किसी चीज से भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी हूं, अपने अधिकारों को समझती हूँ, संविधान को समझती हूँ। तो मैं बार बार आपसे लाइव जुड़ती रहूंगी, बार बार अपनी बात आपके बीच में रखती रहूंगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनका मैं रिप्लाई भी करूंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप तक रीच आउट कर सकूं, आपकी बात सुन सकूं। लेकिन खासकर क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि खासकर शेड्यूल कास्ट वर्ग की अपने हक अधिकार को समझे, जो ठगी आपके साथ हुई है उसको समझे, और आपसी प्यार और भाईचारा बना के आप जितनी भी मिनोरिटीज दिल्ली में है, मेरे सिख भाई, मेरे मुस्लिम
भाई मेरे दलित भाई लोग, आप सब एक होकर सही निशान पे जाइए, सही सरकार को चुनिए। दलालों के पीछे बिल्कुल मत भागिए। जो दलाल आपको ये कहेंगे, जिन दलालों को आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले देखा और एक सेंटर की, केंद्र की सरकार भ्रष्ट जनता पार्टी की, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल किया। तो मैं यही कहूंगी और सभी लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि कोई मेन मीडिया तो आपको दिखाएगा ही नहीं। कोई मेन मीडिया नहीं दिखाएगा कि ईवीएम क्या खेला कर रही है। अभी हमने जंतर मंतर पे कल ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है, पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग, और हम दोबारा भी उसको एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्योंकि हम जो चोरी 20-25% की गेम ये ईवीएम से सेट करते हैं वो हम होने नहीं देंगे। 20-25% वोट खरीद लो पैसे के दम पे, 20-25% वोट ईवीएम से ले लो, बाकी जो इंडिपेंडेंट विधायक खड़े हैं उनको खरीद लो या दूसरी पार्टियों के खरीद लो, सरकार बना लो साम दाम दंड भेद से। हम कोशिश पूरी करेंगे कि ये सारी चीजें नहीं होने देंगे। इसलिए प्राचा जी इसको बहुत मजबूती से कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं और इतनी ही मजबूती से वो सड़क पे भी हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे भी बेईमानी, ठगी, हक छीने जाएंगे, डॉक्टर रितु अपने हक को लेने के लिए, लड़ने के लिए सबसे पहले आपको बीच में पाई जाएगी। और रही बात, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मेरे केस के, मैं कहीं पे आई हैव नॉट गॉट एनी जॉब और मैं जॉब नहीं कर रही हूं। मैंने कभी समझौता करना सीखा नहीं कि वो मैडम सविता रॉय आके मुझे जॉब ऑफर करेगी और मैंने, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जॉब कर रही है, जॉब कर रही है डॉक्टर रितु, शायद कॉम्प्रोमाइज हो गया। डॉक्टर रितु की डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और डॉक्टर रितु कभी भी अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि अम्बेडकर की बच्ची है, मान्यवर साहब कांचीराम के सिद्धांतों पे चलने वाली उनकी योद्धा है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे केस में बहुत लंबी तारीख हमें मिली थी, जो भी हाल ही में अक्टूबर में थी। और दिल्ली, आपने देखा है कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में किस तरीके से रहते हुए पुलिस प्रशासन ने हम पे गुंडागर्दी करी, 9 FIRs करी। वो धरना उस समय खत्म करना वहां उस स्टेप के लिए जरूरी था, लेकिन कभी भी हम लोग बाउंस बैक करेंगे। लेकिन हर एक चीज बहुत स्ट्रैटेजी से होती है, वो आपके बीच में मैं रखूंगी। बट जैसे ही मेरे केस का कोई अपडेट आता है मैं आपको दूंगी। और आप दुआ कीजिए, आपको जरूर वो औरत जल्द ही सलाखों के पीछे, मैडम सविता रॉय दिखेगी। जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसती तो ये औरत आपको जरूर दिखेगी। विश्वास रखिए अपनी बेटी पे। और दिल्ली की जनता थोड़ा सतर्क रहे, होश में रहे। शुक्रिया। जय भीम।